हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट जो सेकंड है, ठीक है। क्योंकि अभी जो फर्स्ट यूनिट थी तो इसमें 2 चैप्टर थे और क्या क्या था उसमें, हमारा भारतीय संविधान था, यानी बात करें तो भारतीय संविधान था और धर्मनिरपेक्षता था, और उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझे हैं। आई होप कि आप सभी को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने जो यूनिट सेकंड है या की बात करें तो इकाई 2 में, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि कितने कितने लेसन है, तो इसमें भी इसको भी 2 लेसन्स में डिवाइड किया गया है। और जिसमें से पहला हम बात करें यदि, तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है कि मतलब संसद तथा कानूनों का निर्माण, यानी कि यूनिट सेकंड का क्या नाम है हमारे। तो सबसे पहले तो जो यूनिट है हमारी दूसरी, यानी इकाई दूसरी है, इसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत 2 चैप्टर रखे गए हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है कि संसद की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, ठीक है। देन उसके बाद है कि कानून की समझ। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। आपको पता है कि हमारे देश में एक संसद का निर्माण किया गया, ठीक है। एक ही संसद है, ये आपको याद रखना है। और हमारे ही देश में क्या, किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक ही संसद का मतलब कि प्रावधान होता है कि हमारे किसी भी देश में एक ही संसद हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कानूनों की समझ, संसद में क्या कैसे होता है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे नियम बनाए जाते हैं या उनको पारित कराया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप सभी लोग बहुत परेशान हैं कि अनिल सर को क्या हुआ, ठीक है। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दैट मीन्स फीवर है और शायद टाइफाइड हो गया है। तो अभी डोंट वरी, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे और आप सबके सामने अपनी क्लास लेके आएंगे भी। बट आप लोग अभी चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिन आपको जो मैडम पढ़ा रही हैं उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिस नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए मैडम को दिया गया है, वो आपका कवर करवाएंगे जियोग्राफी। और वो जल्दी जैसे ही ठीक होते हैं, बस गॉड से प्रे कीजिए जल्दी वो ठीक हो जाएं और आप सभी के सामने फिर से आ जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपना जो अध्याय 3 है, इसमें हम बात करेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा है कि संसद हमारे देश में है। हम देखते हैं कि संसद है, संसद में नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वहाँ संसद की बैठक होती है। बट हमें संसद चाहिए क्यों, वो भी तो ज़रूरी है ना, हमें ये जानना कि आखिर हमको जो संसद है वो चाहिए क्यों, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम भारतीयों की मतलब को इस बात का गर्व है, ठीक है, कि हम जितने भी इंडियन हैं, हम आप सब कोई जितने भी इंडियन हैं, बिल्कुल बेशक हमें इस बात का बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, ठीक है। यानी कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री के हिस्सा हैं, या कि वहाँ के नागरिक हैं या सिटीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि इस लेसन में हम क्या क्या बातें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है कि निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस बात की सबसे अच्छी यदि अभिव्यक्ति की बात करें हम, तो संसद के रूप में मिलती है, ठीक है। यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जैसे संसद हो गया। तो यहाँ पे कैसे कानून बनाए जाते हैं, विधानसभा हो गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई। तो यही वे तत्व होते हैं जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, ठीक है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का
सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, यानी कि क्या है संसद, इसी ये जो पूरा हमने पढ़ा कि क्या क्या संसद का रोल होता है, इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो इसका रोल क्या है कि ये क्या करती है, हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने, ठीक है, और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। तो इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि संसद जो है हमारी, वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इम्पोर्टेंट प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ के चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा इसके कीवर्ड में जाएंगे कि क्या क्या लिखा गया है, फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और वो क्या है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो जो ये बात की गई है कि भारत मतलब किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक संसद होगी, तो ये आर्टिकल 79 यानी कि जो संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद यानी कि बात करें तो 79 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और काफ़ी मतलब ये जो आर्टिकल्स है ना, इनको आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और बिल्कुल सीक्वेंस से आप इसको रट सकते हो अच्छे तरीके से, इसको अलग अलग करके भी रट सकते हो। और मैंने आपको जो चैनल बताया था दिव्य एजुकेशन, ठीक है, आप में से किसी का क्वेश्चन था कि उसकी लिंक दे दीजिए, तो यूट्यूब ये हम लोगों को अलाउ नहीं करता है कि हम मतलब किसी चैनल में किसी दूसरे चैनल का लिंक दे, ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब सर्च करते हो वहाँ पे तो ये आता है, ऐसे हिंदी में दिव्य होगा और इंग्लिश में एजुकेशन होगा। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, और ज्योति मैम के नाम से भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, पॉलिटी बाय ज्योति मैम ऐसे करते हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल का नाम क्या है, हिंदी में दिव्य है और इंग्लिश में एजुकेशन है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मैंने वहाँ पे ये जो आर्टिकल है ना, मतलब थोड़ा ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, अलग अलग करके, यानी कि जैसे अभी हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट में हमारे एक यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा जो संविधान है उसमें भी क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा जो 460 प्लस आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये तो रटना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको यदि हम थोड़ा लॉजिक लगा के रटते हैं तो बेटर होगा। तो यहाँ पे जैसे भाग आपको पता है कि 25 भाग हो गए हैं वर्तमान समय में, पहले तो 22 थे, तो ये जो 25 भाग है इनके अंतर्गत ही आर्टिकल रखे गए हैं, यानी कि भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल रखे जाते हैं, भाग 2 में इसी तरह 5 से 11 तक रखे जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पे है कि इनको अलग अलग कैसे डिवाइड किया गया है, राष्ट्रपति से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कितने हैं, यदि ऐसे करके आप याद करते हो तो मुझे लगता है, और आप अपना चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे बनवाया है उसी तरह बिल्कुल आप चार्ट बना के और अपने स्टडी रूम में बिल्कुल आपके सामने वो लगा होना चाहिए दीवार में। ठीक है, उसको आप सोते जागते उठते बैठे 1-2 बार देखेंगे, अच्छे तरीके से वो रट जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको मिस नहीं करना है, याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए क्या है, हाँ, आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। ठीक है, और आप लोग वहाँ पे अब ये कमेंट मत कीजिएगा कि मिल नहीं रहा है, अच्छे से आप चेक कीजिएगा, और यदि नहीं मिल रहा है तो मैं इसी पे क्या करूँगी कि जैसे ये ख़त्म होता, खैर टाइम बहुत लग जाएगा, मतलब अभी तो ये एनसीईआरटी ही चल रही है, बट जैसे ही ख़त्म होता मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगी, यहाँ पे भी बिल्कुल सही सीक्वेंस से बना के पढ़ाऊँगी, और यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स की, और आप लोग यदि अपने नोट्स और पेन नहीं लिए हो तो ले लीजिए, क्योंकि अभी हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हमारा जो पहला है तो इसमें है स्वीकृति। अब स्वीकृति का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना। ठीक है, यानी कि अपनी अनुमति देना किसी भी चीज़ में और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी कि बात करें हम तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है।
यानी कि स्वीकृत आप बोलते हो कि आपकी सहमति है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अब कोई समूह बना रहे हैं, ठीक है? और समूह में यदि हम कोई काम करते हैं, तो हम सिर्फ़ अपनी अनुमति से काम नहीं कर लेते कि मुझे अच्छा लग रहा सो हम यहाँ पे काम कर लें, ठीक है? वहाँ पे हमको पूरी मीटिंग करनी पड़ती है, जितने भी हमारे समूह के मेंबर हो गए, उनसे बात करनी पड़ती है और सबकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृत का मतलब क्या हुआ? सहमति लेना, ठीक है? हमको यदि आप में से स्कूल में भी यदि आप कोई यूनिट बनाते हो, कॉलेज में भी बना रहे हो, मतलब कोई यूनिट ही तैयार करते हो, ठीक है? अब उसमें क्या है कि आप ऐसे तो कर नहीं सकते हो कि नहीं मैं सिंगल हूँ, बस फिर वो तानाशाह वाला आ जाएगा ना प्रोग्राम, मतलब सिस्टम आ जाएगा कि आप जो तानाशाह का है कि उसका ही सब कुछ चलता है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सहमति लेनी पड़ती है। यानी कि सबकी स्वीकृत जब होगी किसी भी काम पे, तो क्या होगा? जैसे संविधान जब बना हमारा, तो वहाँ पे ये फाइनली हस्ताक्षर होते हैं कि कौन-कौन लोग इसमें सहमत हैं, ठीक है? तो यानी कि जो-जो जिसकी-जिसकी स्वीकृति होगी, वो क्या करेंगे? वहाँ पे हस्ताक्षर किए थे और वहाँ पे जो हस्ताक्षर किए थे, जब आप संविधान निर्माण की बात पढ़ोगे, तभी आपको वहाँ पे पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। बस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि स्वीकृत का मतलब है कि हम आप कोई भी, यहाँ पे सिर्फ संसद के लिए दिया गया है, ठीक है? बट अपने रियल लाइफ में ही बात करें तो कोई भी समुदाय बना रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे टीम के मेंबर हैं, तो हमको उनसे क्या करनी पड़ेगी? सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना बनाएं और अपने से सलाह ले लें, तो फिर तो आपको पता है तानाशाह वाला प्रोग्राम चलेगा ही। उसके बाद आता है यहाँ पे, और ये आप यदि लिख लिए हो, अब हम आते हैं सेकंड में, आप हेडिंग डालो संगठन, ठीक है? यानी कि उसके बाद अब आगे लिखेंगे हम क्या? संगठन का मतलब, सॉरी गठबंधन है यहाँ पे। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समूह या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है, ठीक है? गठबंधन का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी समूह हो या कोई भी दल हो, वो क्या करता है कि किसी वर्तमान समय में या तत्कालिक समय में उसके गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी कि किया गया है। तो इसमें क्या हुआ? आप थोड़ा-सा इसको समझिए, गठबंधन का मतलब थोड़ा मेरी भाषा में समझिए कि इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज़ चुनाव हो रहा है, ठीक है? अब आप उस चुनाव में देखते हो कि उसकी या कि कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, ऐसा शायद आपने कभी सुना हो, ठीक है? यदि आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो न्यूज़ वगैरह में, तो वहाँ पे सुननी चाहिए। और यदि आप लोग, एक बात और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि यदि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो और ये सोचते हो कि पॉलिटी की जितनी भी न्यूज़ें आती हैं, राजनीति का जो भी वो होता है न्यूज़पेपर का एक उसमें रहता है ना पेज में राजनीति का पूरा, तो आप यदि ये सोचते हो कि राजनीति वाला फालतू है, तो आप बहुत गलत सोचते हो, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में जो भी है कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन फिर भी एक नज़र हमको डाल लेनी चाहिए। हेडिंग ही पढ़ लो आप। और यदि इंटरेस्टिंग लगता है पर बट हेडिंग तो पढ़ ही लेनी चाहिए कि हो सकता है कि आपको कहीं से क्लू मिल जाए, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाए। तो वहाँ पे क्योंकि हमको एथिक्स का पेपर भी सॉल्व करना पड़ता है, एसे का पेपर भी सॉल्व करना पड़ता है। वैसे तो है नहीं कि हम क्या है जो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी बस उसका पेपर सॉल्व किए हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब एथिक्स में है, कोई किताब ही नहीं है, ठीक है? मतलब कोई एक क्लियर बुक नहीं मिल सकती जिसको आप पढ़ोगे और वहाँ पे जाके पेपर दे दोगे और आप पास हो जाओगे। उसके सिलेबस में ही डायरेक्ट लिखा है, सीधे-सीधे लिखा है कि आपको एक व्यावहारिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको अपने तरीके से उसका आंसर देना होगा, ठीक है? और जब हम लिखते भी हैं तो क्या लिखते हैं एथिक्स में, यदि आंसर राइटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग होती है, यदि मैं उस जगह पे होता, ठीक है? और कभी आप जब देखते हो स्टेट पीसीएस का ही जो अभिव्यक्ति का आता है एप्टीट्यूड का, तो वहाँ पे रहता क्या है कि यदि आप किसी ज़िले के मजिस्ट्रेट हो और वहाँ पे कोई क्रिमिनल आता है, मतलब बहुत डेंजर है, काफ़ी समय से कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है, आपको उसको मतलब पकड़ना, उसके केस को सॉल्व करना, आप कैसे करोगे? उस टाइम पे हमको अपनी सोच लगानी पड़ती है ना कि यदि मैं उस जगह पे होता। मतलब क्या है मेन जो यहाँ पे समझाने की बात है कि हमको हर एक चीज़ न्यूज़पेपर में जितनी भी बातें आती हैं वो कोई फालतू नहीं होती है। और ये जो राजनीति वाला है, तो थोड़ा बहुत जब चुनाव उनाव चले ना, हाँ तो सॉरी, जो चुनाव चलता है तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ते रहा करिए, ठीक है? कि किसकी गठबंधन की सरकार बनी है,
किसकी कैसे बनती है, तो वहाँ पे सीधे लिखा रहता है कि किस राज्य में या आपके किसी विधानसभा क्षेत्र में किसकी कांग्रेस, बीजेपी और भी जो अदर पार्टी होती हैं, तो किस मतलब कौन-कौन मिलके गठबंधन की सरकार बना रही है या कैसे बना रही है, वो सारी बातें फिर आपको धीरे-धीरे समझ में आएँगी, ठीक है? जब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तो अब उसको इंटरलिंक करोगे कि मैंने वहाँ पे पढ़ा था, उसने मैडम ने ऐसा बताया था, सो यहाँ पे ये बात आ रही है, ठीक है? तो आपको यूजेबल लगेगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए मुझे। अब मैं नहीं कहती कि ऐसा एक पूरा राजनीति का ही आप पढ़ने बैठ जाओ, 2-3 घंटे उसी में बर्बाद कर दो, बट कभी-कभी जब चुनाव का टाइम होता है, उस टाइम तो ज़रूर देखते रहना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे मेन टॉपिक में आते हैं अपने। तो चुनाव के टाइम में होता क्या है कि जैसे सपोज़ कांग्रेस है, ठीक है? तो उसको चाहिए 30 सीटें बहुमत बनाने के लिए, अपना साबित करने के लिए, लेकिन उसके पास 25 सीटें ही हैं। तो उस टाइम पे कांग्रेस क्या करेगी, किसी भी आम आदमी पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से, तो खैर बीजेपी तो प्रतिद्वंदी हो गई, ठीक है? प्रतिद्वंद में ही तो होना चाहिए, नहीं तो यदि मतलब बात करें तो निष्पक्ष होगा, तो यहाँ पे फिर कोई निर्विरोध है वो, मतलब कोई सामने वाला प्रतिद्वंदी ही नहीं है, तो फिर वोटिंग करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो निर्विरोध ही जीत जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई निर्विरोध मतलब इसके विपक्ष में होना चाहिए, ठीक है? सपोज़ बीजेपी इसके विपक्ष में हो गई। कांग्रेस है, उसको 30 सीटें चाहिए अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए, बस एग्जाम्पल के समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन उसके पास 25 सीटें हैं, ठीक है? अब 5 सीटें कम पड़ रही हैं, तो वो क्या करेगी कि कोई भी सरकार है जो ये पता है, मतलब कोई अदर पार्टी है जिसको पता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, बिल्कुल मतलब उसकी सीटें इतनी हैं कि किसी के साथ गठबंधन कर लेती है तो वो पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी आप ले लीजिए। अब बहुजन समाज पार्टी में क्या होगा कि इसके पास खैर ज़्यादा सीटें हो सकती 10, 12, 15, लेकिन अब ये तो किसी को अपने में शामिल नहीं कर सकती। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कितनी बहुमत मिलाएगी, ठीक है? अब जिसका ज़्यादा है वो उसमें तो जाएगा नहीं। अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो आप अपना हारी मान के साइड कट ले ले, या तो ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, ठीक है? तो यदि ये बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ क्या करती है, गठबंधन करती है, यानी कि इसकी 30 सीटें पूरी हो जा रही हैं, 30 क्या, मान लो इसके पास 12 सीटें हैं, तो यहाँ पे ये आ रही है, तो अब क्या हो गया, इसकी 32 हो गई, यानी इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है? अब जब इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा कि यानी ये सत्ता पे आ जाएगी कांग्रेस, और जो बीजेपी है वो क्या हो जाएगी, सत्ता से मतलब उसकी बहुमत ही साबित नहीं कर पाया और वो गिर जाएगी, उसका सत्ता पे आना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की क्या हो गई, गठबंधन की सरकार बन गई, ठीक है? और आप सुनते भी हो किसी भी स्टेट में या आपके ही जनपद पंचायत में कहीं जो भी आप चुनाव होते हैं विधायक वगैरह के, वहाँ पे सुनते हो कि मतलब गठबंधन की सरकार बनी हुई है। तो इसका थोड़ा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कि थोड़ा इसका मतलब हमको समझ में आएगा कि गठबंधन की सरकार कैसे बनी, ठीक है? और आई होप कि आपको जितना मैंने अभी थोड़ा सा समझाया वो समझ में आ गया होगा। खैर अभी डिटेल पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कुछ भी छूटने वाला, कुछ भी नहीं छूटने वाला, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, अनसुलझे। अनसुलझे बिल्कुल आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, अनसुलझे मतलब क्या होगा। इसका आशय क्या होता है आपको लिखना है, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ और स्लाइड में दिख रहा है वो आपको लिखना है। इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता, ठीक है? अनसुलझे का मतलब ही है, सुलझे का मतलब क्या है कि बढ़िया व्यवस्थित तरीके से कोई भी व्यवस्था चल रही है। अनसुलझे का मतलब क्या है कि जो कोई है सुलझा ही नहीं है, ठीक है? अब बहुत गाछ-पाछ है उसमें, मतलब पूरा एकदम से हल क्या बोले, खिचड़ी बना हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है या ऐसी सिचुएशन से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान नहीं होता है, ठीक है? यानी कि किसी भी समस्याओं का कोई भी आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनसुलझे कहते हैं। तो ऐसी कभी-कभी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हम लोग खुद ही अपनी लाइफ में भी आ जाती है, हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते कि अब हम किधर जाएँ, ठीक है? यानी कि समस्याओं का कोई भी आसान
क्या समाधान उपलब्ध नहीं होता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, थोड़ा इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन इस एग्जांपल से आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। यदि यहाँ पे आप देखिए हमारे घर में क्या होता है, सपोज आपकी शादी होती है, ठीक है। अब जब शादी हो रही है तो वहाँ पे सास बहू में खटपट हो रही है, ठीक है, और बीच में फंस रहे हो आप। अब बीच में, और ये समस्या ऐसी है कि शायद इसका कोई समाधान कर पाए, ठीक है। अनसुलझे का मतलब थोड़ा इससे समझिएगा कि अब सास बहू में हो गई खटपट। अब आपकी वो माँ है, दूसरी तरफ आपकी वो वाइफ है। अब आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आ गया कि आपको या तो माँ को चुनना है या मुझे चुनना है। अब उस टाइम आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई समाधान आसान तरीके से उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। मतलब हो सकता है कि इसका कोई समाधान हो, आप वाइफ को समझाओ या माँ को ही समझाओ। माँ को समझाते हो, माँ बोलती है कि ये बहुत क्या बोलते हैं, बीवी का गुलाम हो गया है। वाइफ को समझाते हो तो वो बोलती है कि मुझे चाहते ही नहीं हो, अपनी माँ के पल्लू में बंधे रहना चाहते हो, जाओ वहीं रहो। तो उस कंडीशन में ना तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा कि मैं क्या करूं, ठीक है। मतलब इतना आसान नहीं होगा फैसला लेना, क्योंकि आप ये दो पलड़े हैं और आप दोनों में ही लटक रहे हो। कहीं का भी थोड़ा सा भी झुका ना तो आप तो गए काम से। तो यानी सीधे तौर पे है, और ये समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा, आज तक नहीं हो पाया, ठीक है। और यदि आपकी नज़र में कभी ऐसा हो गया हो, कोई बहुत ही सिंसियर हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। बस मैं यहाँ पे अभी आई होप कि आप सभी मतलब बच्चे ही होंगे, ठीक है। बच्चे का मतलब है शादी नहीं हुई होगी, लेकिन बस थोड़ा इमेजिन कीजिएगा या घर में देखिएगा अपने कि ऐसे कुछ अनसुलझे सवाल होते हैं या अनसुलझी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे पास, जिसका कोई समाधान हम इजीली कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संसद में भी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका समाधान हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है वो आपको कभी मेंस राइटिंग वगैरह में, जो मेंस आंसर राइटिंग होती है वहाँ पे लिखना वुखना नहीं है, ठीक है। बस मैंने आपके समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाओ, क्योंकि ये हम सबके घर में होता है, ठीक है। संसद की बात खैर अभी उसमें पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उसमें अनसुलझे का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे यदि हम अनसुलझे का मतलब समझे तो सीधे तौर पे यही होता कि कोई भी समस्या का समाधान आसान तरीके से ना होना, ठीक है, उपलब्ध ना होना। और आई होप कि ये जितना भी टॉपिक अभी बात किए वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आपको पता ही है कि एक दिन इसका जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यही चलता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, एक बार फिर बोल रही हूँ, बस भगवान से दुआ कीजिए जल्दी से ठीक हो जाएं अनिल सर, और जल्दी आप सभी के सामने आ जाएं, ठीक है।